नमस्कार मेरे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार फिजिक्स वाला पर। और मैं हूं सत्यम। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में आज से हम शुरुआत करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के बारे में जो हिंदी की जान कहा जाता है। जी हां प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं रचनात्मक लेखन की, कि किस तरीके से हिंदी में हम क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, यानी कि अपनी मूल भाषा में हम किस तरीके से अच्छे अच्छे तरीके से अपनी रचनात्मक प्रस्तुतियों को उजागर कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, इसको हिंदी की जान इसलिए भी कहा जाता है इस टॉपिक को, क्योंकि इसके अंदर ना आपकी क्रियात्मक यानी कि आपकी जो सोचने की आज़ादी, जो आपकी क्रिएटिव जो चीज़ें होती हैं ना, उनको बड़ी आज़ादी मिलती है। देखिए होता क्या है, चाहे भाषा अंग्रेजी हो चाहे भाषा हिंदी हो, जब भी भाषा स्कूल के पाठ्यक्रम में होती है तब लिखने की बहुत स्वतंत्र आज़ादी होती नहीं, बहुत स्वतंत्रता होती नहीं है कि आप अपनी मर्जी से लिख पाएं। एक फिक्स प्रश्न आएगा, उसका उत्तर देना है, और सही उत्तर है तो परीक्षा में नंबर अच्छे हैं, बुरा उत्तर है तो नंबर थोड़े से कम है। ठीक है, पर यहाँ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसे विषय बिंदु होते ही हैं जहां आपको खुलकर स्वतंत्रता होती है कि आप लिख सकते हैं दिल खोलकर। और अगर लिख नहीं सकते तो कम से कम कैसे लिखा जा सकता है ये चीज हम सीख सकते हैं। तो आज के सेशन में बच्चों, आज के सेशन में हम शुरुआत करने वाले हैं रचनात्मक लेखन की। ठीक है, और यहीं से ना आज हम दो चीजें सीखेंगे कि भाई लघु कथा कैसे लिखते हैं और साथ ही साथ ईमेल कैसे लिखा जाता है। ठीक है, देखो दोनों चीजों से आप परिचित होंगे, क्योंकि लघु कथा लेखन या शॉर्ट स्टोरी राइटिंग कोई नया विषय नहीं है। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं ईमेल लेखन की, तो भाई आजकल तो ईमेल के बिना कुछ होता ही नहीं है। जहां जहां जितना भी आपको संचार क्रांति दिख रहा है, जितना भी आपको सोशल मीडिया दिख रहा है, उस सब का जो बैकएंड होता है कहीं ना कहीं उसमें ईमेल तो काम करता ही है। बिना ईमेल के तो आपका आईडी ही नहीं बनता कहीं भी। तो इस तरीके से हम जिन दो टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, उन दोनों टॉपिक को हम पहले से जानते हैं, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि भाई हम वो चीज़ को पढ़ने वाले हैं जिनको हम पहले से जानते हैं। फिर इसके साथ एक फायदा और है कि भाई कुछ चीज़ें हम जानते हैं और कुछ चीज़ें हम यहाँ से सीख जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आज की इस क्लास में हम बहुत शानदार तरीके से ये समझेंगे कि लघु कथा कैसे लिखी जाती है और जानेंगे कि ईमेल लेखन कैसे किया जाता है। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लघु कथा की। देखिए दोनों चीजें हम समझ चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई लघु कथा कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लो कि कहानी क्या होती है। देखो कथा जो बात की जाती है ना, कथा, ठीक है, कहानी, एक और शब्द होता है किस्सा। किस्सा, ठीक है, ये लगभग लगभग एक दूसरे के समांतर ही हुए। ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, ये चीज समझ लो। देखो कथा जो शब्द है वो शुद्ध हिंदी का शब्द है, कहानी जो है वो भी हिंदी का शब्द है, लेकिन ये संस्कृत से आया है। कैसे आया है? संस्कृत से, संस्कृत। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, अब कहानी क्या है? आपने कहा हमने सुनी, इसीलिए इसी तरीके से बनी कहानी। ठीक है, तो और एक और शब्द है किस्सा। तो अब इसका अंतर समझो। देखने में तीनों चीजें जो हैं वो एक जैसी हैं, पर इसमें अंतर है। कथा जो होती है वो हमेशा किसी उच्च चरित्र को बताती है। ठीक है, जैसे भागवत की कथा, ठीक है, जैसे रामायण की कथा। ठीक है, वहां हम ये नहीं कहते कि रामायण की कहानी हो गई, हम क्या कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा। ठीक है, और भी कई हमारी जो सांस्कृतिक चीजें होती हैं उनके अंदर कथा जो होती है वो कहते हैं। और जब आप कथा पढ़ते हैं संस्कृत के अंदर, जब आप कथा पढ़ रहे हैं तब ये कहते हैं इति कथा संपूर्यत। तब यहाँ कथा का जो सेंस निकलता है वो केवल किस्सा गोई या कहानी से नहीं, किसी वाक्य या किसी घटना से नहीं। यहाँ कथा का अर्थ जो निकलता है वो अर्थ निकलता है किसी उपदेशात्मक घटना से, कि भाई एक घटना कालांतर में घटी थी और उस घटना से समाज पर यह प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो यह तरीका क्या था? यह संस्कृत वाग्मयम का तरीका था जिसको हम कथा के रूप में जान रहे थे। अब जब यही कथा हिंदी में आ जाती है तो इसके बहुत सारे रूप आ जाते हैं। देखो कैसे, हर कहानी जो है वो कुछ खास है, कुछ नया कहती है, पर ये जो कहानी है, हर कहानी से हमें प्रेरणा जो मिलती है वो क्या सही मिलती है, क्या गलत मिलती है, क्या वो हमारे जीवन में एप्लीकेबल है, इन सारी चीज़ों का जो मिश्रण है वही जो चीज़ कहलाती है वो कहानी कहलाती है। तो कथा और कहानी में ये थोड़ा सा अंतर है कि कथा जो है वो संस्कृत से आया हुआ शब्द है। कथा का मूल उद्देश्य होता है किसी घटना का या किसी जीवन के बड़े चरित्र का प्रदर्शन करना और उससे हमें प्रेरणा भी मिले। कहानी मनोरंजन के लिए भी हो सकती हैं। ठीक है, कि भाई हमें मनोरंजन करना है, क्या करना है? मनोरंजन है। ठीक है, हमें कुछ अच्छा करना है,
इस चीज को, हमारा मन बड़ा खराब है तो भाई एक कहानी हमने देख ली, ठीक है, एक कहानी हमने सुन ली। पहले के जमाने में देखो एक 10 साल के अंदर एक अंतर भी आया है, पिछले आज के 10 साल से जो पहले का समय था उसमें एक अंतर जरूर आया है कि 2010 के आसपास, ठीक है, कहानियां सुनाई जाती थी। बहुत ज़्यादा संचार में जो माध्यम थे वो बहुत ज़्यादा प्रखर नहीं थे, मोबाइल वगैरह आ गया था, यूट्यूब वगैरह आ गए थे, सारी चीज़ें आ गई थी, पर बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रखर नहीं थी। तब उस समय में भी कहानियां सुनाई जाती थी। आज के दौर में कहानियां देखी जाती हैं, फ़ोन उठाइए यूट्यूब पर देख लीजिए, जो आप चाहेंगे वो आप देख पाते हैं। और लगभग लगभग हर तरीके का आदमी आजकल कहानियां देखता ही है। जो वीडियो माध्यम है ना वो आजकल ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। तो कहानी का अर्थ होता है कि भाई एक घटना या एक रोमांचक काल्पनिक बात जिसको बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। अब यहां पर जब किसी बात को कहा जाता है बड़े ही रोचक तरीके से, तब उस बात के अंदर यह रहता है कि भाई उस बात को बड़े रोचक तरीके से कहा जा रहा है तो आप इंटरेस्ट तो लेंगे ही। उसमें लेखक अपनी कल्पना भी जोड़ देता है कि भाई मेरी कल्पना क्या है, ठीक है, और उस कल्पना से, उस बात का कोई ना कोई उद्देश्य भी होता है, और वही उद्देश्य कहलाता है कहानी का सार, ठीक है। तो ये थी बेटा बात चर्चा कहानी की। अब बात करते हैं कि किस्सा क्या कहलाता है। तो देखो, किस्से का मूल भाव यह है कि जब कोई बात कही जाए, केवल किसी बात को कहा जाए, वो किस्सा कहलाता है। कहानी के दोनों रूप होते हैं, वो लिखित भी होती है और वो कहा भी, मतलब एक दूसरे को सुनाई भी जाती है, ठीक है, कहा सुनी को ही कहानी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन किस्सा हमेशा मौखिक होता है, उड़ती उड़ती जो खबर होती है जिसको किंवदंती कहा जाता है संस्कृत के अंदर, वही जो है हिंदी में किस्सा कहा जाता है। किसी छोटी बात को केवल जो सुनी जाए वही जो है वो किस्सा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि भाई अगर हम परिभाषा दे तो कैसे देंगे। तो भाई वह विधा जिसमें लेखक जो है किसी घटना का वर्णन बड़ी रोचकता और काल्पनिकता के साथ करता है, कहानी कहलाता है, ठीक है। लेकिन जब इसी कहानी में पात्रों की संख्या कैसी हो गई, बहुत ज्यादा पात्र नहीं है, सीमित पात्र होगा, ठीक है, केवल 1, 2 या 3 पात्र हैं, ठीक है, केवल, ठीक। और जो है पात्र जब सीमित हो जाएं तब, और उसके साथ एक चीज और हो जाती है कि भाई घटना भी सीमित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? घटना भी सीमित हो जाएगी। तब वही कहानी क्या हो जाएगी? लघु कथा या लघु कहानी, जैसे अब हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा कि जब किसी घटना का वर्णन बहुत कम शब्दों में सीमित पात्रों के माध्यम से किया जाता है तब वह लघु कथा कहलाती है, ठीक है। अब यहां पर सीमित शब्दों से मतलब ये समझ लो कि भाई परीक्षा के अंदर तो आपको 120 शब्द लिखने हैं, पर यहां केवल 120 शब्दों से मतलब नहीं है, हो सकता है कि 120 से भी ज्यादा हो जाए, पर कहानी के से जब तुलना की जाएगी तो वहां शब्द जो है वो कम ही रहेंगे, ठीक है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भाई कहानी के अंदर यानी कि लघु कथा के अंदर कौन कौन से तत्व होते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, कौन कौन से गुण होते हैं। तो भैया सबसे पहले जब आप लिख रहे हो, ये किसके लिए? लेखक लोगों के लिए, ठीक है। लेखन की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से है? लेखन की दृष्टि से, कि हमें कैसे लिखना है। इस चीज को समझो बेटा। देखो क्या होता है कि बहुत अच्छी अच्छी जो चीजें होती हैं, बहुत क्रिएटिव जो चीजें होती हैं, उनके पीछे जो काम किया जाता है वो बहुत ही कम दिखता है, ठीक है। जैसे आप बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस देखते होंगे, पर उन वीडियोस को बनाने में जितनी मेहनत लगती है ना, वो उसका बैकएंड पार्ट होता है। वहां जो चीज है ना वो क्रिएटिव चीज है कि भाई ये चीज जो है वो ऐसे होती कैसे है। इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं कि भाई कहानी जो है लिखी जाती है तो कौन कौन से एलिमेंट है, कौन कौन सी चीजें हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए, और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको छोड़ देना चाहिए, जिन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। तो आइए समझ लेते हैं। सबसे पहला बिंदु क्या है कि शीर्षक आकर्षक होना चाहिए। देखो बच्चा, कोई भी चीज हो दुनिया में आकर्षण से कोई भी छूटा नहीं है। आकर्षण के और सौंदर्य के सभी बंदी हैं, ठीक है। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिस पर आकर्षण का प्रभाव ना होता हो। और आकर्षण किस चीज का होता है? आकर्षण होता है सुंदरता का, ठीक है। चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे कोई बात हो, चाहे कोई भी चीज हो, अगर वो सुंदर नहीं है तब वो आकर्षक नहीं हो सकती। इसीलिए कहा जा रहा है, सबसे पहली बात क्या कही जा रही है कि शीर्षक कैसा होना चाहिए? आकर्षक होना चाहिए। पढ़ते ही आदमी का मन हो जाए कि भाई इस कहानी के अंदर क्या है, ये चीज जो है उसके जहन में आनी चाहिए। जैसे आपने कई कहानियों के शीर्षक सुने होंगे कि भाई आपने सुना है अली बाबा और 40 चोर, एक फेमस कहानी उदाहरण के लिए, पर जैसे ही हम इसका टाइटल सुनते हैं मन हो जाता है कि भाई अंदर आगे क्या हुआ होगा, ठीक है। फिर हमने सुना होगा कि भाई चतुर किसान और लोमड़ी, ठीक है। ऐसे कई तरीके के टाइटल जो है वो हमने सुने हैं, ठीक है। और इनको सुनते ही हमारे मन में क्या होता है?
पढ़ने की इच्छा आ जाती है कि भाई अरे ये बात है, चतुर किसान था और एक लोमड़ी भी थी, तो बताओ आगे क्या हो सकता है। अब देखो यहाँ पर ना बड़े ही रोचकता से, बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में टाइटल को डिसाइड करना है। ठीक है, आपकी परीक्षा के अंदर क्या है कि कोई भी टाइटल हो, कोई भी शीर्षक हो, वो स्वयं आपको परीक्षा में दिया जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर ना जब कक्षा 9 के अंदर बात की जाती है तो जो भी प्रश्न हो आएगा उसका टाइटल पहले से तय आएगा, जिसको हम उदाहरण में समझेंगे। ठीक है, और ये भी जानेंगे कि किस तरीके के प्रश्न जो हैं वो अभी तक देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी विशेषता की कि भाई कथा जो है वो कैसी होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए और प्रेरणापूर्ण होनी चाहिए। देखो एक बात समझो, कोई भी कहानी जब तक कहानी नहीं है, कोई भी कथा जब तक कथा नहीं है, जब तक उसमें रोचकता नहीं है। ठीक है, अगर कहानी में रोचकता नहीं है तो फिर एक वो मौखिक वर्णन है, चाहे वो काल्पनिक हो चाहे वो हकीकत में हो। पर कहानियों के अंदर, लघु कथा के अंदर रोचकता एक एलिमेंट होती है कि बात वो कहिए जो बड़ी ही रोचक लगे, बड़ी ही इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है, दूसरी बात क्या की जाती है, तो ये तो था बेटा लिखने पढ़ने के माध्यम से कि जो पढ़ेगा आपकी कहानी, ये दो एलिमेंट ऐसे थे कि जो आपकी कहानी को पढ़ने के लिए जरूरी थे कि भाई अगर आकर्षक टाइटल नहीं होगा तो कोई आपको ध्यान नहीं देगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, कहानी जितनी रोचक है उसकी डिमांड उतनी ज्यादा होती जाती है। अब रोचकता का प्रमाण ना तुम्हें एक बात बताता हूँ, इस बात को समझो। दूरदर्शन पे ना बहुत पहले एक सीरियल आता था, बहुत पहले मतलब जब हम लोग बच्चे हुआ करते थे तब, चंद्रकांता संतति नाम से। ठीक है, मूलतः वो एक उपन्यास था। ठीक है, जिसको लिखा था बाबू देवकीनंदन खत्री ने। ठीक है, तो वो उपन्यास बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। उसके फेमस होने का जो कारण था, उसका जो वो बहुत ज्यादा जो कारण था वो ये था कि एक तो तिलिस्म और जादूगरी वाला उपन्यास था, और भारत में हमारी मान्यता ही है कि जीवन में जो कुछ होता है वो जादू और बाबा के आशीर्वाद से ही हो रहा है। ठीक है, तो एक चीज तो ये है। दूसरी चीज है उसके लिखने का तरीका, जो एक राइटर था उसने उस चीज को ऐसे लिखा था कि चाहे बूढ़ा हो चाहे बच्चा हो, सबको इंटरेस्ट आए, बड़े ही रोचक तरीके से उसने चीजों को लिखा था। तो यहाँ पर बेटा इस उदाहरण के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि रोचकता कितनी जरूरी है। ठीक है, और रोचकता के साथ साथ एक और चीज जरूरी है, वो है प्रेरणा या संदेश। क्या कि भाई जब हमने कथा सुनी तब उसका संदेश क्या मिला हमें। ठीक है, होता है ना कि भाई हमने कथा तो सुन ली पर उसका संदेश क्या है, ये चीज भी बड़ी बात है कि कथा का संदेश हमें क्या मिल रहा है। ठीक है, भाई लघु कथा जब आप लिखेंगे तो उसके एंड में बताना पड़ता है कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, या फिर आपको बता दिया जाता है शुरू में ही। ठीक है, कि भाई इस बात को लेकर कि ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है, इस बात को लेकर ही एक कहानी का सृजन कीजिए, एक लघु कथा का निर्माण कीजिए जिसकी शब्द सीमा 150 या 120 शब्द हो। ठीक है बच्चा, अब आगे बात करते हैं कि भाषा कैसी होनी चाहिए। तो बेटा अभी तक ये जो पॉइंट थे वो लिखने और पढ़ने दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे कि राइटर होने के नाते भी आपको टाइटल आकर्षक देना चाहिए। आकर्षक टाइटल है तो भाई आपका जो पाठक वो कहानी को पढ़ेगा। ठीक है, फिर रोचक होना चाहिए, प्रेरणापूर्ण होना चाहिए, ये कथा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था, लेखक की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था, और श्रोता की दृष्टि से या पाठक की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था कि मैंने 2 पेज पढ़े पर ना मुझे मजा आया और ना मुझे उससे कुछ काम की बात सीखने को मिली, तो ऐसी कहानी मैं क्यों पढूं। ठीक है, तो ये जो 2 पॉइंट थे वो दोनों तरीके से महत्वपूर्ण थे। अब बात करते हैं लेखक वाले बिंदुओं की कि भाई लेखक की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है। तो भैया भाषा सरल एवं रोचक होनी चाहिए, ये बात समझ लो कि बहुत खड़ी हिंदी कोई नहीं पढ़ता आज के समय में। सबको ऐसी भाषा चाहिए, सबको ऐसी भाषा चाहिए जो उनसे जुड़ती हो। ठीक है, यानी कि देखो यहां पर ना आप उसी आदमी के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे जो आपकी तरीके की भाषा बोलता हो। सोचिए आप ऐसी जगह चले जाएं जहां कोई हिंदी ना बोलता हो, तो आप कैसे बात कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये दिक्कत वाला सवाल है। ठीक है, तो इसी तरीके से ऐसी भाषा का प्रयोग कीजिए कि जो भाषा रोचक हो, ठीक है, और सरल हो। बहुत ज्यादा कठिन भाषा का प्रयोग मत कीजिएगा, क्लिष्ट हिंदी जो है वो कोई नहीं पढ़ता आज के टाइम में। ठीक है, इवन लोग ट्रांसलेटर रख लेते हैं पर कठिन भाषा को नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, वाक्य प्रयोग सरल हो। हाँ ये बात जरूर है कि जब आप पहली पहली बार कहानी लिखते हैं तो बहुत लंबे लंबे 2-2 किलोमीटर के वाक्य नहीं लिखना है। ठीक है, पात्र होंगे बहुत सिंपल वे में अपनी बात कहें। ठीक है, अगर कोई कहानी के अंदर कोई राजा है तो वो राजा ये नहीं कहेगा हे सेनापति पकड़ लो इसको बंदी बना लो, ठीक है, कारावास में डाल दो, नहीं, बहुत सरल तरीके से अपनी बात कहे। ठीक है, पात्र के अंदर, कहानी के अंदर जो भी पात्र हैं बड़े ही सरलता से, बड़े ही सरल शब्दों में अपनी बात को कह रहे हूं। ये बात महत्वपूर्ण है क्योंकि आप लेखक हैं, आप जानते हैं आपका पात्र
पात्र क्या कहने वाला है। पर पढ़ने वाले को जब तक बात में मजा नहीं आएगा, जब तक उसे कहानी सरल नहीं लगेगी, वो पूरी कहानी कभी पढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी चीज, शब्द सीमा का अनुपालन। तो बेटा ये महत्वपूर्ण चीज है। लगभग 120 शब्द से लेकर 150 शब्द के अंदर हमें कहानी को लिखना होता है। नौवीं के अंदर जो शब्द सीमा है वो जो है वो 120 शब्द है, पर 150 शब्द जो है वो शायद 10वीं के अंदर आप लिख सकते हैं। ठीक है, और नहीं भी लिख सकते हैं तो एक चीज समझो कि कोशिश करना कि 120 से लेकर 150 तक आ जाए। जब आज से आप कोशिश करना शुरू करेंगे तब वो कहीं एंड में जाकर आपका 120 शब्द आ पाएगा। ठीक है बच्चा, चलो तो ये महत्वपूर्ण बिंदु थे कि जब हम कहानी लिख रहे होते हैं, जब एक लघु कथा हम लिख रहे होते हैं, तो कैसे हमें उसका प्रयोग करना चाहिए या किन चीजों को लेकर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे बढ़ते हुए कि कौन कौन सी सावधानियों का पालन करना चाहिए। देखो, जीवन में दो चीजें होती हैं, ये हर व्यक्ति के जीवन में होता है, केवल आपके, हमारे या किसी अन्य व्यक्ति के नहीं। जो व्यक्ति महान होता है उनके जीवन में भी उन्होंने भी दो ही चीजों का ध्यान रखा है कि कौन कौन सी चीजें करने वाली हैं, ठीक है, और कौन कौन सी चीजें जिनमें सावधानी बरतने वाली है। ठीक है, मर्यादाएं और वर्जनाएं व्यक्ति को महान बनाती हैं कि भाई मुझे क्या करना चाहिए और मुझे किस चीज को नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हमने जाना कि लघु कथा के अंदर हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। अब हम जानेंगे कि लघु कथा के अंदर हमें किन किन चीजों का ध्यान नहीं रखना है, यानी कि किन किन चीजों की सावधानियां रखनी। ध्यान नहीं रखना है मतलब ये गलती नहीं करना है, बल्कि सावधानी रखनी कि ये काम वहां जाके नहीं करना है। जैसे दिए गए निर्देशों का पालन करना है। अब इस बात को समझो भैया, क्या कहा जा रहा है। अगर कहानी आती है चतुर राजकुमार, तो हमें राजकुमार के बारे में ही बताना है, अपने प्रिय मित्र के बारे में बिल्कुल नहीं बताना है कि एक मित्र था हमारा, नाम था सुरेश, और बहुत बढ़िया बढ़िया काम करता था, यहाँ घूमता था वहाँ घूमता था। लघु कथा की बात हो रही है। ठीक है, तो जो निर्देश दिए जा रहे हैं, जैसा आपको टाइटल दिया जाएगा, जैसा आपको निर्देश दिया जाएगा, उसी तरीके से आपको लिखना है। ठीक है बच्चा, अपने मन से कोई भी गप नहीं मानना है। दूसरी चीज है, विषय वस्तु से भटकाव नहीं होना चाहिए, ये चीज समझ लो। ठीक है, क्यों भैया, कि विषय वस्तु से अगर भटकाव होगा तो जो आपकी कॉपी जांचेगा, जो आपका एग्जामिनर होगा, वो 100% आपके नंबर काट लेगा, ये चीज समझ लो। देखो होता क्या है कि अगर आपको कहा जा रहा है कहानी लिखो, तो उसकी वर्ड जो लिमिट होती है वो 120 शब्द होती है। इसी शब्द सीमा के अंदर आपको सारी बात बतानी होती है। जब हम भटकते कम हैं, जब हम इस समय सीमा का या इस शब्द सीमा का उल्लंघन कर देते हैं और हमारे मन में कल्पना जो होती है वो स्पष्ट नहीं होती है, तो उस विषय वस्तु को लेकर पहले एक खाचा खींच लीजिए कि कहानी हमें इस तरीके से लिखनी है और उसके भटकाव से बचना है। ठीक है बेटा, कई बार क्या होता है कि हम कहानी सोच लेते हैं कि ये लिखना है, पर हम उसको लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बेटा विषय वस्तु से भटके ना, इसके लिए केवल दो तरीके ही काम में आते हैं। या तो पहले से आप प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, या फिर आप इतने निपुण हो कि कहानी को सोच लें और फटाफट लिखें। तो प्रैक्टिस जो है वो ब्रह्मास्त्र का यहाँ पर काम करेगा। और दूसरी चीज़ है कि आप बहुत सारी कहानियां पढ़ लें पहले से, या बहुत सारे एग्जाम्पल देख लें कि परीक्षा में कैसे पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो केवल और केवल परीक्षा के संदर्भ में कर रहे हैं, तो इस चीज़ को याद रखना कि हम यहाँ पर कक्षा 9 के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, 10वीं वाले भी सुन सकते हैं, उनके लिए भी सेम ही प्रोसेस है, कोई अंतर नहीं है। अब बात कर रहे हैं कि दूसरा जो विशेष सावधानी वाली बात है वो है कि कहानी को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखना, कि भाई 120 शब्द से ज़्यादा आप कहानी खींचिएगा तो आप भी परेशान होंगे और एग्जामिनर भी परेशान होगा। देखो एक फॉर्मूला है, एक चीज़ बताते हैं कॉपी के अंदर, कि जो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है ना, जो बहुत शार्प दिमाग का है, वो मैक्स टू मैक्स 5 से 7 मिनट में लिख लेता है। ठीक है, कहानी, ये बात है। जो एवरेज किस्म का बच्चा होता है कि बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं है पर गधा भी नहीं है, ठीक है, कह सकते हैं फर्स्ट डिवीजन वाला जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो जो बच्चा होता है ना, उसको लगते हैं 10 मिनट के आसपास, 10 से लेके 15 मिनट। ठीक है, एवरेज बच्चे को वही लगता है कि भाई, उसको भी यही लगता है कि भाई 15 से लेके 20 मिनट। ठीक है, और जो महान विद्वान किस्म के बच्चे होते हैं, जो परम विद्वान है, उनके लिए समय की कोई पाबंदी नहीं है, आप जब चाहें जब तक आप लिख सकते हैं, पर इतना ही समय लगता है, बहुत से बहुत 20 मिनट, कम से कम 5 मिनट। ठीक है, और ये कब लगेगा, इतना टाइम जो लगता है ना आपको 5 मिनट वाला, ये लगता है अभ्यास से। जितना अभ्यास करेंगे उतना कम समय लगेगा। ठीक है बच्चा, तो इसका जो मेन की है वो अभ्यास है। ठीक है, कहानी बहुत लंबी ना करना हो तो प्रैक्टिस करिए। ठीक है, दूसरा चीज़ ये आप समझ ही गए हैं कि भाई हमें कितना टाइम लगेगा, तो एक कहानी लिखकर देखिएगा, जितना समय लगेगा समझ जाइएगा कि हम कहानी के अंदर किस लेवल पे और हमें किस लेवल पे जाना है। ठीक है, ये कोई निश्चित वर्गीकरण नहीं है कि ये बोल दिया सर ने तो यही वर्गीकरण, नहीं, प्रैक्टिस करके इसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, फिर दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कहानी में तारतम्य,
यदि आपकी कहानी में तारतम्य नहीं है, मान के चलिए आपको बोला गया है कि ईमानदार बालक की कथा लिखनी है और आप लिखते लिखते परियों की बातें करने लगे, तो फिर वो कहानी जांचने लायक नहीं है, नंबर जो है आपको कुछ नहीं मिलेगा वहाँ, वो एग्जामिनर ऐसे 2 पेन फेरेगा और आगे बढ़ जाएगा। तो यदि आप चाह रहे हैं कि भाई नंबर अच्छे मिले, सारगर्भित चीजें लिखिए। कैसे लिखिएगा ये चीज भी समझ लीजिए कि भाई अगर आप कहानी के पहले पैराग्राफ में बता रहे हैं कि एक राजकुमार था, तो उसको कनेक्ट करते हुए बताइए कि राजकुमार था, फिर उसके बाद राजकुमार ने क्या किया, फिर उसके बाद क्या हुआ, और अंत में इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। कहानी को एकदम घुमाइएगा मत, मतलब दिमाग की खिचड़ी मत बनाइएगा, एकदम सारगर्भित तरीके से लिखिए। जो उसका सीक्वेंस है कि भाई एक राजा था, फिर उसके बाद क्या हुआ, राजा का एक राजकुमार था, फिर क्या हुआ, वो जंगल में जाता, तो इस तरीके से सीक्वेंस में। ऐसे मत करिएगा कि एक राजा था, राजकुमार जंगल में जाता था, और जब ये पैराग्राफ बता दिए तो दूसरे पैराग्राफ में बताना है कि जो जंगल गया था वो राजा का राजकुमार था। तो इस तरीके से आप फंस जाएंगे, कहानी भी अच्छी नहीं लिखी जाएगी, शब्द सीमा भी बढ़ेगी, और जांचने में जब आपकी कॉपी जांची जाएगी, जब उस प्रश्न को जांचा जाएगा कि आपने कैसी कहानी लिखी, तो वहां नंबर भी आपके बहुत सारे कट जाएंगे। ठीक है बच्चा, तो ऐसा कोई काम मत करो कि मेहनत बहुत ज्यादा लगे और फायदा कुछ ना मिले। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि भाई कहानी के कौन कौन से प्रकार हैं या कौन कौन से तरीके हैं। तो बेटा यहाँ पर हम उन प्रकारों की बात कर रहे हैं जो परीक्षा के अंदर प्रचलित हैं, यानी कि देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही है जो कक्षा 9 के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि एक शीर्षक दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि इस शीर्षक को समझाते हुए कहानी लिखिए, या इस शीर्षक की सराहना करते हुए इस शीर्षक के आधार पर कहानी लिखिए। ठीक है, तो ऐसी कहानियों को पूर्व ज्ञान के आधार पर भी कहानी कहा जाता है। एक दूसरा प्रकार भी होता है कि पूर्व ज्ञान के आधार पर आप लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ना ये वाली चीज जो है वो प्रमुख होती है कि भाई शीर्षक के आधार पर कहानी लिखना है। ठीक है, दूसरी बात जो की जाती है वो है कि भाई संकेत बिंदुओं का पालन करते हुए कहानी लिखना है। तो उसके अंदर क्या किया जाता है कि एक टाइटल दिया जाता है, ठीक है, और उस टाइटल के अंदर, ठीक है, आपको कुछ संकेत बिंदु दिए जाते हैं, कुछ पॉइंट दिए जाते हैं 1 2 3 करके, और उन पॉइंट के आधार पर आपको कहानी लिखनी पड़ती है। और ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको कुछ नहीं करना होता, बस सोचना होता है कि किस क्रम में कहानी लिखना है और कुछ शब्द जोड़ने होते हैं, बस इतने से ज़्यादा सरल कुछ नहीं है। ठीक है, फिर आती है दूसरी बात, अधूरी कहानी को पूरा करना। तो ये बेटा देखो, जब भी अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए कहा जाए, इसका टेक्निक है कि हमेशा कहानी को सकारात्मक कर दीजिए। कैसा? सकारात्मक। ठीक है, आप कहानी को सकारात्मक करेंगे, आपकी कहानी बन जाएगी। ठीक है, फिर देखिए अंतिम प्रकार है चित्र देखकर कहानी लिखना। तो बेटा ये कॉमन था, पिछले साल बहुत ज्यादा देखा गया था, अब शायद पैटर्न में परिवर्तन हो। ठीक है, चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक उदाहरण की कि कैसे हम कहानी लिख सकते हैं। तो देखो एक शीर्षक दिया गया है, नहले पे दहला। अब इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, एक शीर्षक है नहले पे दहला। अब देखो क्या है, लघु कथा लिखने उदाहरण, एक राह पर चलते चलते 2 व्यक्तियों की मुलाकात हुई, दोनों का गंतव्य एक था, दोनों यात्रा में साथ हो चले। अब गंतव्य का अर्थ होता है पहुंचने का स्थान, जहां आपकी यात्रा जाकर विराम ले। ठीक है, जहां आप जाकर ठहर जाएं, या आप किस उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं, उस स्थान जिसको हम कहते हैं मंजिल। ठीक है, वही चीज कहलाता है गंतव्य। देखो 7 दिन बाद दोनों के अलग होने का समय आया, तो एक ने कहा, भाई साहब 1 सप्ताह तक हम दोनों साथ रहे, क्या आपने मुझे पहचाना? तो भाई 2 व्यक्ति मिलते हैं, पहले दोनों की एक जगह जाना होता है और भाई जाने के क्रम में दोनों की मित्रता हो जाती है। जब 1 हफ्ते बाद दोनों बिछड़ते हैं तो पहला कहता है, भाई साहब आपने हमें पहचाना? दूसरा बोलता है, अरे नहीं नहीं भाई साहब, हम नहीं पहचान पाए, आप बताओ। तो पहला यात्री बोलता है, महोदय मैं एक नामी ठग हूं, मतलब मैं एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध ठग हूं। देखो लोग भी ना अपने बुरे बुरे कामों की प्रशंसा कर रहे हैं। ठीक है, नामी, देखो एक शब्द आया नामी, नामी की जगह कुख्यात भी तो आ सकता था, कुख्यात। ठीक है, कि भाई बुरा आदमी हूं, लेकिन वो नहीं आया, क्या बोल रहा है, मैं नामी ठग हूं, मतलब मैं बहुत प्रसिद्ध हूं। ठीक है, परंतु आप तो महाठग हैं। आहा हा, ये देख रहे हो, आप तो महाठग हैं, आप मेरे भी गुरु निकले। भाई पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या कह रहा है कि मैं तो ठग हूं, मैं तो क्या हूं, मैं तो लूटने वाला हूं, पर आप महाठग हैं, मतलब आप महालुटेरे हैं, हमसे बढ़कर लूटने वाले हैं। अब जब ये बात कहता है तो फिर देखो आगे क्या होता है। दूसरा यात्री बोला, कैसे? भाई स्वाभाविक बात है कि कैसे। देखो यहां पर आप देख रहे हो कि 2 व्यक्तियों की कहानी है, पर किस तरीके से उसे पिरोया गया है। कोई भी वाक्य बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है,
और बहुत रोचक तरीके से कहानी को प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, देखो कैसे। फिर देखो दूसरा व्यक्ति बोला कैसे। पहला व्यक्ति, कुछ पाने की आशा में मैंने निरंतर 7 दिन तक आपकी तलाशी ली, मुझे कुछ भी नहीं मिला। इतनी बड़ी यात्रा पर निकले हैं तो क्या आपके पास कुछ भी नहीं है? बिल्कुल खाली हाथ हैं। अब देखिए दूसरा व्यक्ति क्या जवाब दे रहा है। यात्री, मेरे पास एक बहुमूल्य हीरा है और थोड़ी सी रजत मुद्राएं हैं। पहला यात्री, तो फिर इतने प्रयत्न के बावजूद वह मुझे मिले क्यों नहीं? हाँ भाई, उसका भी क्वेश्चन जायज है कि भाई मैं तो चोर हूं, मेरा काम ही लोगों के साथ चोरी करना है। इतना प्रैक्टिस करने के बाद, इतनी सारी चीजें करने के बाद, जो आपके पास खजाना था, जो आपके पास हीरा और स्वर्ण मुद्राएं थी, रजत मुद्राएं थी, वो मुझे क्यों नहीं मिली? दूसरा यात्री क्या बताता है इसके जवाब में, ये जानो। मैं जब भी बाहर जाता वह हीरा और मुद्राएं तुम्हारी पोटली में रख देता था और तुम 7 दिन तक मेरी झोली टटोलते रहे, अपनी पोटली संभालने की जरूरत ही नहीं समझी, तो फिर तुम्हें कुछ मिलता कहां से? तो देखो बच्चा, ये तो थी एक शॉर्ट कहानी, एक छोटी सी कहानी। इस कहानी के अंदर नोटेबल पॉइंट कौन कौन से हैं? पहली चीज तो है, कोई भी वाक्य बहुत बड़ा नहीं है, सारे वाक्य छोटे छोटे रूपों में है। ठीक है, सरल वाक्य रचना जिसको हम कहते हैं। हर बात को बड़े रोचक अंदाज में कहा गया है। ठीक है, तारतम्य है कि दो लोग मिल रहे हैं, फिर दोनों लोग बिछड़ रहे हैं, और फिर वहां से वो पहला बता रहा है कि भाई मैं चोर था पर आप मुझसे बड़े चोर निकले। ठीक है, तो इस तरीके से कहानी जो है वो एक सुंदर रूप लेती है। ठीक है, आशा है कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें लघु कथा लेखन परीक्षा के अंदर करना है। ठीक है बच्चा, और यहां पर मैं आपको एक बात और बोलता हूं जो महत्वपूर्ण है कि लघु कथा लेखन या कोई भी रचनात्मक लेखन, चाहे वो पत्र लेखन हो, चाहे वो ईमेल लेखन हो, चाहे कोई भी चीज हो, अगर रचनात्मक है तो वो चीज प्रैक्टिस से आती है, अभ्यास से आती है। और इसीलिए कहा जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाति ही सल पर परत निशान। तो प्रैक्टिस जितना आप कर लेंगे उतने अच्छे आप हो जाएंगे। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की, जो है ईमेल लेखन। तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं ईमेल होता क्या है। देखो, ईमेल से थोड़ा पहले जाते हैं। ईमेल से पहले की दुनिया में लोग एक दूसरे को पत्र लिखा करते थे। ठीक है, और समय बदला, पत्र के बाद संचार माध्यमों ने तेजी पकड़ी, लोगों को ये जरूरत महसूस हुई कि भाई ये जो पत्र है वो 2-3 दिन का टाइम ले लेता है और इतने में तो बड़ी से बड़ी घटना हो सकती है। इस बात को लोगों ने समझा, टेक्नोलॉजी बदली, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का आदान प्रदान हुआ और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के माध्यम से संवाद जो है वो स्थापित होना शुरू हुए। ठीक है, आप अपनी बात को यहाँ से वहाँ कह सकते हैं, जिसे संचार की क्रांति कहा गया। और इसी क्रांति से जन्म होता है ईमेल का। ईमेल वास्तव में एक डिजिटल माध्यम है, संचार का एक डिजिटल माध्यम है, जिसमें प्रेषक अपने संदेश या अपनी सूचनाओं को किसी दूसरे व्यक्ति को भेजता है। और इसके माध्यम से क्या होता है कि भाई आप अपनी सूचनाओं को बहुत ही जल्दी आदान प्रदान कर सकते हैं, सूचनाओं को, संदेशों को बहुत जल्दी आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई होगी कि ईमेल जो है वो संदेश एवं सूचना प्रेषण का डिजिटल माध्यम है। इसके माध्यम से संदेशों को तीव्र गति से आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये बात सच है कि अगर आपको चिट्ठी लिखें तो वो चिट्ठी आप तक पहुंचते पहुंचते पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे, पर यदि मैं आपको ईमेल करूं और आपका ईमेल आईडी है तो वो तत्क्षण आप तक पहुंच जाएगा। सिर्फ उतनी ही देर लगेगी जितना मुझे लिखने में और सेंड बटन दबाने में लगेगा, वहां आपको ईमेल पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चा, तो इस बात से हम ये समझ पाए कि भाई ईमेल क्या है। अब चर्चा करते हैं कि ईमेल के प्रकार कितने हैं। तो बेटा मोटा माटी यदि बात करें तो ईमेल के 2 प्रकार माने जाते हैं, एक औपचारिक ईमेल, एक अनौपचारिक ईमेल। सारी की सारी, यहाँ पर एक चीज और मैं बेटा आपको पॉइंट बता देता हूं कि सारी की सारी चीजें जो हैं वो पत्र लेखन के समान ही ईमेल में होती हैं, बस कुछ चीजों में परिवर्तन होता है। अगर आपको अच्छा खासा पत्र लिखना आता है, पत्र लेखन को अच्छे तरीके से जानते हैं, तो कुछ चीजें ईमेल लेखन की समझ जाइए और सेम वही चीज आपको जाके एग्जाम में कर देना है। बस ये याद रखना है कि आप पत्र नहीं लिख रहे हैं, आप जो हैं वो ईमेल लिख रहे हैं, और सारी चीजें सेम वैसे ही रहती हैं। जो नंबर आपको पत्र लेखन में मिलते हैं, जैसे किसी को 4 में से 4 मिल रहे हैं, तो सेम वही चीज यहां भी हो जाएगी। ठीक है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, बस अच्छे से समझने की बात है। तो देखो, मोटा माटी यदि बात करें तो औपचारिक और अनौपचारिक पत्र, सॉरी,
औपचारिक और अनौपचारिक ईमेल होते हैं, ठीक है, बाकी कोई ईमेल नहीं होता है। हाँ, कुछ चीज़ें और होती हैं जैसे प्रमोशनल होते हैं, ठीक है, या स्पैम होता है, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं, वो हमारे काम की चीज़ नहीं है, क्योंकि परीक्षा में वो आपसे नहीं पूछेगा ये सारी चीज़ें। यहाँ पर आपको बोला जाएगा कि ईमेल लिखना है, क्या करना है, लिखना है, ठीक है। तो हमें इस चीज़ पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन करना है, ठीक है, कि क्या होने वाला है या कौन सी चीज़ जो है वो पाठ के अंदर आने वाली है, एग्जाम के अंदर आने वाली है, ठीक है। अब आगे बढ़ो, बात करते हैं कि भाई ईमेल लिखा कैसे जाता है गुरु। यहाँ पर समझ लो कि ईमेल किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। सबसे पहले बात, जब आप ईमेल लिखेंगे तो सबसे पहले एक ऑप्शन आता है, वो आता है फ्रॉम का। फ्रॉम यानी कि कौन लिख रहा है, भाई हम लिख रहे हैं तो स्वयं मैं, ठीक है, कौन, स्वयं या मैं। तो फ्रॉम के अंदर उस व्यक्ति की ईमेल आईडी लिखी जाती है जो खुद लिख रहा है, यानी कि जो जो पत्र लिख रहा है, ठीक है, या ईमेल लिख रहा है उसके लिए। फिर भाई आता है टू। तो टू कौन, जो या जिसको पत्र भेजा जा रहा है। देखो दो चीजें होती हैं, एक लिखने वाला, एक पढ़ने वाला। तो लिखने वाला कौन, मैं, तो फ्रॉम कौन हो गया, मैं हो गया, ठीक है। टू कौन, जो मेरे ईमेल को पढ़ेगा, तो वो क्या हो गया, टू, ठीक है। उसके लिए लिखा जाता है प्राप्तकर्ता, क्या, प्राप्तकर्ता, ठीक है, उसकी आईडी होना चाहिए, ठीक है। तो टू के अंदर वह व्यक्ति आता है जो मेरे ईमेल को पढ़ेगा, ठीक है बच्चा। फिर बात करते हैं सीसी की। सीसी का अर्थ होता है कार्बन कॉपी, जब एक ही ईमेल को बहुत सारे लोगों को पहुंचाना हो, ठीक है। जैसे मान के चलिए आपको एक ईमेल लिखना है और वो क्लास के 100 लोगों को पहुंचाना है, तो सबको तो आप लाइन बाय लाइन नहीं लिखेंगे और सबको लाइन बाय लाइन सेंड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए वही ऑप्शन दिया जाता है कि इसका यूज करके जब बहुत से लोगों के साथ इसका प्रयोग करना हो, ठीक है, इस ऑप्शन पर क्लिक करके सबका ईमेल आईडी डालिए और सबको सेंड हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं बीसीसी। ये बीसीसी क्या बोला है बेटा, तो ये भी समझ लो। बीसीसी को कहते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका प्रयोग जब किया जाता है जब आपको ये ना बताना हो कि ये जो मेल है ये टू और सीसी के अलावा, मतलब आपको गुप्त रखना हो मेल, कि भाई मैंने और किसको मेल भेजा ये मुझे नहीं बताना है, तब आप बीसीसी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा ये तो थी टेक्निकल टर्म कि किस किस को मेल और किस किस तरीके से भेजा जा सकता है या भेजना चाहिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो बेटा सब्जेक्ट होता है, जैसे पत्र में हम सब्जेक्ट लिखते थे कि भाई उद्देश्य क्या है, उसी तरीके से मेल के अंदर लिखा जाता है सब्जेक्ट कि मेल का उद्देश्य क्या है, ठीक है। इसके लिए रोचकता की मांग रहती है, किसकी मांग, रोचकता की, कि भाई रोचक तरीके से लिखिए ताकि एक बार पढ़ के लोग समझ पाए, ठीक है। रोचक भी होना चाहिए प्लस कैसा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है, कि भाई स्पष्ट भी हो तब आप चीज़ों को समझ पाएंगे। और उसके बाद सबसे कॉमन चीज़ सेंड करना है, तो सेंड का बटन ये रहा, जो आपको लिखना है लिखिए और सेंड कर दीजिए, ठीक है। फिर इसके अलावा भी कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे अटैचमेंट का ऑप्शन है, तो ये जो आपको डब्बा दिख रहा है ये अटैचमेंट के लिए है। ड्राइव से कुछ अटैच करना है तो वो उसका ऑप्शन यहाँ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हैं। मूल मुद्दा जो था वो ये बात थी, ठीक है। तो ये तो था कि कौन सा टर्म किस तरीके से यूज़ किया जाता है या ईमेल लेखन के तत्व कौन से हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि ईमेल लेखन का तरीका क्या है, किस तरीके से हमें ईमेल लिखना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए बेटा फॉर्मेट ये रहा। सबसे पहले फ्रॉम का फॉर्मेट आता है कि आप किसके लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो फ्रॉम तो वो होता है यानी कि मैं स्वयं, ठीक है, जो लिखने वाला है वो। और टू किसके लिए, जिसके लिए आप लिख रहे हैं या जिसे भेज रहे हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। फिर सीसी मतलब वही ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। फिर यहाँ आपको लिखना है सब्जेक्ट, किस चीज को लेकर आप लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं ईमेल के मेन कंटेंट पर। देखो बेटा यहां पर दोनों चीजें एक साथ हम सीखने वाले हैं, औपचारिक अनौपचारिक। अगर औपचारिक लिख रहे हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति से आप पहली बार मेल लिख रहे हैं किसी व्यक्ति को, तो जो पत्र की मर्यादा है उसका पालन कीजिए। सबसे पहले सेवा में या प्रिय लिखिए। वैसे ये जो प्रथम संबोधन लिखिए, क्या लिखिए, प्रथम संबोधन। और ये कुछ भी हो सकता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। यदि औपचारिक है, किसी पद पर आसीन है, तो आप लिखेंगे सेवा में, सम्माननीय, ऐसा कुछ। और यदि मित्र है, परिवार से कोई है, तो प्रिय लिख सकते हैं, ठीक है। फिर बात लिखते हैं यहाँ पर मुख्य विषय कि क्या दिक्कत है, किसके कारण हमने आपको ईमेल लिखा हुआ, कौन सा कारण है, उस बात को लिखेंगे। एंड में अपना नाम बताएंगे कि भैया हमारा नाम जो है वो ये फला फला है और इसलिए हमने आपको पत्र लिखा था, ठीक है। तो ये तरीका था बेटा लिखने का।
ये फॉर्मेट था, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई उदाहरण समझ लेते हैं कि उदाहरण यदि है तो कैसे हम लिख सकते हैं, इस चीज को भी समझना जरूरी है। तो आ जाओ भैया उदाहरण समझ लेते हैं। उदाहरण बिल्कुल सामने है। छात्रों के लिए अधिक खेल सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध करते हुए प्रधान आचार्य महोदय को ytred@gmail.com पर पत्र लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो ईमेल आईडी दिया है वहां मेल वेल मत करना, क्योंकि काल्पनिक आईडी पता नहीं कहाँ जाएगा तुम्हारा मेल, ठीक है। पर यहाँ पर लिखने का तरीका सीख लो कैसे लिखना है। सबसे पहले फ्रॉम लिखना है। फ्रॉम मतलब वो एड्रेस जिस पर आपका स्वयं का ईमेल आईडी, ठीक है, जो लिख रहा है उसका एड्रेस कहलाता है फ्रॉम, ठीक है। टू मतलब जिसे लिखा जा रहा है। सीसी का और बीसीसी का यूज यहां होगा नहीं। अनौपचारिक पत्रों के अंदर, सॉरी औपचारिक पत्रों के अंदर बहुत रेयर ऐसी कंडीशन होती है कि सीसी या बीसी का यूज किया जाए, ठीक है। अब बात करते हैं विषय क्या है। तो भैया विषय ये है अधिक खेल सामग्री उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध, ठीक है, कि भैया बहुत सारे खिलाड़ी हैं पर खेल सामग्री उतनी उपलब्ध हो नहीं पा रही है, तो उसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं, आप सॉरी ईमेल कर रहे हैं आपके लिए। आप इस बात को समझिए। आइए समझ लेते हैं कैसे लिखना है। जैसा कि आपको विदित है कि आगामी मास में जिले स्तर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होने वाला है, जिसमें हमारा विद्यालय भी भाग ले रहा है। हालांकि उपलब्ध साधनों से हमने अभ्यास किया है, परंतु वह पर्याप्त नहीं है। यह अनुरोध हम आपसे कर रहे हैं कि कृपया खिलाड़ियों की खेल सुविधाओं एवं सामग्रियों में से कोई कमी ना की जाए तथा खेल गतिविधियों हेतु अधिक फंड निधि की व्यवस्था की जाए, ताकि आने वाली प्रतियोगिता में हम बेहतर प्रदर्शन कर सकें और विद्यालय का नाम रोशन कर सकें। आशा है आप खिलाड़ियों के इस अनुरोध को स्वीकार करेंगे। तो बेटा इस तरीके से इसको लिखा जाता है। अब यहाँ पर देखने वाली चीजें कौन कौन सी है, समझने वाली चीजें कौन कौन सी है, उन पर चर्चा कर लो। पहली चीज तो यही है कि सारगर्भित बात लिखना है, बहुत ज्यादा फैल कर नहीं लिखना है कि मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूं और मैंने फला काम किया है, इतने नेशनल जीत लिए हैं, ये किया है, ऐसे नहीं लिखना है। काम की बात फटाफट लिखो और ये बताओ कि क्या दिक्कत है, ठीक है। जैसे यहाँ बताया गया है कि भाई हमने अभ्यास तो किया है परंतु वह पर्याप्त नहीं है, ठीक है, ऐसा बताना है। और हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि भैया कुछ और जो साधन है वो दिला दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं एक और उदाहरण की ओर। एक और उदाहरण इस प्रकार से है। राज्य के परिवहन सचिव, ठीक है, transport@delhi-government.in को एक ईमेल लिखिए जिसमें आपकी बस्ती का नया बस मार्ग आरंभ करने हेतु अनुरोध किया गया हो, ठीक है। तो भाई तरीका यही रहेगा इस तरीके से कि क्या क्या करना है। सबसे पहले फ्रॉम, फिर टू, और फिर बाद में सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए फिर ये तरीका दे रहेगा कि कैसे लिखेंगे। सबसे पहले महोदय, चूंकि वो पदाधिकारी होंगे, ठीक है, तो महोदय लिखेंगे। फिर अपनी बात कहेंगे कि भाई होता क्या है कि मैं फला जगह रहता हूं और मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत है आने जाने में, ठीक है। और इसी दिक्कत को निवारण करने हेतु मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि हमारे यहाँ जो यातायात व्यवस्था है उसको संचालित किया जाए, उसको बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित कराया जाए, ताकि किसी भी व्यक्ति को आने जाने में दिक्कत ना हो, ठीक है। और सबसे एंड में अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। तो ये पत्र लिखा था हमारे प्यारे सुरेश भाई ने, ओके। तो यहां तक बेटा हम समझ पाए कि कैसे हमें पत्र लेखन करना है, सॉरी कैसे हमें ईमेल लेखन करना है, कैसे हमें चीजों को करना है। अब आती है आपकी बारी। चूंकि बेटा पत्र लेखन हो, ईमेल लेखन हो या किसी भी प्रकार का रचनात्मक लेखन हो, हमेशा निर्भर करता है आपके अभ्यास पर। बहुत ज्यादा अभ्यास कीजिए और अपनी इस कला को निखारिए। इसी आदेश के साथ, इसी अनुरोध के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नया लेकर, कुछ खास लेकर। तब तक के लिए बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। धन्यवाद। भाई कट करो उसको।